इंटरव्यू विद गौरव गुप्ता में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास शख्सियत हैं उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी। सीधे बात करते हैं, एक लंबा अनुभव है उन्हें। कई बार वो उत्तराखंड सरकार में मंत्री रही हैं, नेता प्रतिपक्ष के बतौर वो इस समय जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, जिस तरह की रसाकसी चल रही है, ऐसे माहौल में अगर बात करी जाए, किसान आंदोलनों पे बात कर लेते हैं, किसान परेशान हैं, लामबंद हैं। कई बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष का को ये आया कि सोनिया जी को बना लिया जाए, फिर राहुल जी को बना लिया जाए। एक बार फिर ये शुरू हो चला है कि कांग्रेस को एक अच्छा अध्यक्ष चाहिए, परमानेंट अध्यक्ष चाहिए। क्या लगता है इस कड़ी में, जैसी खबरें आ रही हैं कि आने वाले कुछ महीनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, तो उत्तराखंड में भी इसका एक बड़ा बल मिलेगा? आप लोग भी ऐसा कुछ चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक सोनिया जी का सवाल है, वो इस समय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मैंने ये अनुभव किया इतने लंबी कांग्रेस की राजनीति में कि सोनिया जी के प्रति स्वीकार्यता है, यहाँ तक कि अन्य दलों की भी स्वीकार्यता है। तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो चाहूँगी कि सोनिया जी अभी आगामी चुनाव तक कंटिन्यू करें। अब लेकिन ये वहाँ वो लोग तय करेंगे, क्या मतदान से चुनाव करवाएंगे या सर्वसम्मत होगा, अभी ये स्पष्ट नहीं। मेरी राय में सर्वसम्मत सोनिया जी एक स्वीकार्य चेहरा है, इसलिए यदि वो उन्हें चुनते हैं तो शायद कोई विवाद नहीं होगा। मौजूदा समय में अगर मैम बात करें उत्तराखंड की, इस समय आप लोग ऐसी स्थिति में हैं जब 11 के नंबर बढ़ाने हैं। शायद ही उत्तराखंड के इतिहास में कभी ऐसे नंबर कांग्रेस को मिले विधानसभा में। एक बड़ा अनुभव आपका रहा है। मौजूदा समय में जब आपको एकजुट होना है, बड़ी एक श्रृंखला ऐसी चली आ रही है कि जो अब लड़ाई जनता के बीच कांग्रेस को लड़नी चाहिए, वो लड़ाई कांग्रेस आपस में लड़ रही है। क्या बड़ा कारण हो सकता है सबका? देखिए, ये सब अच्छा नहीं है और खासकर वरिष्ठ लोग अगर जनता को ये मौका दें या प्रेस को ये मौका दें कि ये दिखाई दे कि कोई मतभेद है, विभेद है या नाम की घोषणा की दबाव बना रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी निर्णय होता है इस प्रकार का, वो हाई कमान ही लेता है। इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, वो ले, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी रह चुके हैं, वो ले। ये निर्णय हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जिन्हें इस बात का ज्ञान है कि ये निर्णय हाईकमान से ही होगा, तो मेरा तो उन सबसे ही आग्रह है कि वो आम जनता के बीच या मीडिया के बीच इस विवाद को न ले जाए, तो बहुत अच्छा होगा। हाईकमान से जो नाम तय हो जाएगा उसे सभी स्वीकार करेंगे, पहले भी किया है। मैम, एक अनुशासन की बात होती है कि आप लोग पाठ पढ़ाते हैं। मैंने देखा है कि कांग्रेस में CWC के अलावा अगर नीचे अगर बात करें तो एक अनुशासन को लेकर एक प्रकोष्ठ भी रहता था। मौजूदा समय में ऐसी स्थिति कि हरीश रावत पार्टी के महासचिव हैं, उन्हें जो बातें कोर कमेटी में कहनी चाहिए, उन्हें जो बातें बंद कमरे में अपने बड़े नेताओं के बीच कहनी चाहिए, आजकल वो ट्विटर और फेसबुक पर इस तरह से आमादा हुए हैं। हालांकि पिछले 1 साल से मैं उनके लगातार ट्विटर्स को और फेसबुक को देख रहा हूँ। पहले वो प्रदेश सरकार को चिताते थे, है ना, दूसरे राज्यों में जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन देते थे। पिछले कुछ दिनों में प्रीतम सिंह जी हों, इंदिरा हृदयेश हों, तमाम दूसरे नेता हों, उनके निशाने पर आ रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, हरीश रावत काफी वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस की रीति नीति और तरीकों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब उन्होंने ये बयान कल दिया है कि मैं हाईकमान से बात करूंगा, तो ये स्वागत योग्य है कि वो हाईकमान से बात करें और वहां से तय करवा लें। हाईकमान की बात के बाद और तय होने के बाद कोई विरोध नहीं करता है, उन्हें भी ये बात मालूम है। शायद अब वो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि मैं हाईकमान से बात करूंगा। अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। मैम, कहते हैं पहले तो घर में जीत होनी चाहिए अगर कोई युद्ध लड़ रहे हैं, और उस जीत के बाद ये तय करना चाहिए कि सेहरा किसके सर बंधेगा। मगर कांग्रेस में चुनाव से पहले की आवाज उठाई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हरीश रावत जी ने तो यहाँ तक कहा है कि इंदिरा जी भी अच्छी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हो सकती हैं। तो क्या उनके इस आशय को आप सकारात्मक दिशा में लेते हैं? देखिए, हम विवादित बातों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य इस समय, पहले सेना तो तैयार हो, सेनापति तो बाद में बनेगा ना, तो हमारा उद्देश्य इस समय है कि कम से कम हम 40 सीटों में मेहनत करें और 40 की 40 प्राप्त करें। और जैसा वातावरण है इस समय, वो खिलाफ है सरकार के, बहुत ज्यादा खिलाफ है। और मुख्यमंत्री जी के तो सर्वे में ही उनका नंबर सबसे आखिरी आया है।
तो इस परिस्थिति का फायदा हमें उठाना चाहिए। जब जीत जाएंगे, बहुमत हो जाएगा, फिर तय हो जाएगा। यही परंपरा रही है कांग्रेस की और यही आगे भी होगी। अब उसमें शोर मचाने से कोई किसी को नामित नहीं करेगा। संगठन की बात तो हो गई मैम, अब सरकार की बात करते हैं। पिछले 4 साल में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीरो टॉलरेंस की सरकार देने का नारा दिया। उनका कहना है कि पानी को लेकर पूरा प्रदेश तरसता था और बड़ी महंगे बिलों पर पानी आता था। उन्होंने 1 रुपए में पानी मुहैया कराने का काम किया। मौजूदा समय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं कि एक पारदर्शी, जिस प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग बन गया था, उस प्रदेश में अब ट्रांसफर भी नीति के साथ होते हैं। तो ऐसे में 4 साल आप विपक्ष में बैठकर खुद सदन से लेकर दूसरी जगह आप उनको देखती हैं, 4 साल के कार्यकाल पर उनका आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने उनकी जनता ने, उनके विधायकों ने, उनके मंत्रियों ने खुद स्वीकार कर लिया है कि विकास के नाम पर शून्य और भ्रष्टाचार चरम पर है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर हाई कोर्ट से ये निर्देश हुए हैं और जिसका मुख्यमंत्री जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए था या अपने को पारदर्शी परिस्थिति में सिद्ध करना चाहिए था। मैं आज ही देख रही थी कि हल्द्वानी में 3 कार खड़ी करने की पार्किंग बनेगी। अब इसे अगर विकास कहते हैं तब तो विकास है, वरना सड़क में जो गड्ढे पड़ गए, हमारी बनाई हुई खूबसूरत रपकती सड़कों में जो गड्ढे बने हैं, वो कौन भरने आएगा? सरकारी तो भरेगी। बजट होता है और सारा शहर खोद रखा है सीवेज के नाम पर और पानी के नाम पर। उसके गड्ढे ये मेरे घर के ठीक सामने देखिए, ये भी खुदा पड़ा है। तो ये नहीं भरे गए। ये काम तो सरकार का है ना, या इन्हें याद दिलाएगा या दिखाई नहीं देता। विकास के नाम पर शून्य, भ्रष्टाचार के नाम पर चरम पर है, नीतिगत नामों पर कोई निर्देश नहीं है। चुनाव घोषणा पत्र का यदि जो है उनका बहुत लुभावना, उसका कोई पालन नहीं किया गया है और उनके ही सरकार के मंत्री और विधायक सदन में ही सवाल उठा देते हैं। व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत सारी बातें कहते हैं जो कहनी नहीं चाहिए। तो असंतोष तो उनकी पार्टी में खुद भी है अंदर से। तो ऐसी स्थिति में जनता क्यों झेलेगी उन्हें? तो इसलिए जनता ने तो परिवर्तन का मन बना लिया है और हम बोलें या ना बोलें, जनता, हम उस परिवर्तन का लाभ ले पाएंगे कि नहीं, ये हमें देखना है। वरना जनता ने तो मन बना लिया है कि इनकी गाजे बाजे से विदाई कर देनी चाहिए। गाजे बाजे से विदाई की बात कर रहे हैं, मगर पिछले 4 साल खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि उन्होंने राज्य के पे पड़ने वाले बोझों को कम किया है। हालांकि निशंक जी ने बतौर केंद्रीय मंत्री कई बार ये एडवाइस दी है कि हम लोग कर्जे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे काम करने चाहिए कि जिसमें आने वाले मुख्यमंत्री, चाहे जो भी हों या वर्तमान हैं, उन पर कर्जों का बोझ कम हो। ऐसे में आपने अभी हाल ही में अगर कहा जाए तो ग्रीष्मकालीन सत्र के साथ अब पहले बजट आने की बात हो रही है। बजट में मुख्यमंत्री जी सुझाव भी मांग रहे हैं। दोनों बातों को मैम आप कैसे देखते हैं? एक तो कर्ज बढ़ रहा है राज्य पर और दूसरा अब बजट के सुझाव जो मुख्यमंत्री खुद मांग रहे हैं, क्या बतौर नेता प्रतिपक्ष आप भी उन्हें कोई सुझाव देना चाहती हैं? मुख्यमंत्री को सुझाव क्या देना? सबसे पहले मुख्यमंत्री बताएं 8-8, 9-9 महीने से वेतन क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसे 9 महीने से वेतन नहीं मिला है। आज मैंने कुछ अधिकारियों को फोन करने की बात तय की है। अब कह दूंगा उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पैसा नहीं है कह देते। वेतन कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, इसे वित्तीय भाषा में कहते हैं, इसके लिए आप बाध्य हैं। तो सैलरी तो दे नहीं पा रहे और बड़ी बड़ी बातें करके क्या करेंगे? जिसके घर 9 महीने बुला ला, उससे सामने तुम्हारे उसका भी बयान करवा दूं। 9 महीने से उसे वेतन नहीं मिला है। मैंने उससे त्योहार के समय पूछा, तुझे क्या कुछ पैसे चाहिए? बोले आपके साथ कुछ पैसों से मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे घर में शादी भी है। तो लेके कर्जा किया होगा, हो गई होगी शादी। तो सैलरी 6-6, 8-8 महीने रोडवेज की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। लोग परेशान हो गए, कहाँ जाएगा? नौकरी छोड़ दें तो दूसरी नहीं मिलेगी। तो लोग, सैलरी नहीं मिल रही है। इंस्टीट्यूशंस में भी गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में 2-2, 3-3 महीने लेट तनख्वाह मिले, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, जिसे कमिटेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ी बातें करके क्या फायदा? खूब कर लें बड़ी बड़ी बात। अब जनता के सामने एक ही समय आता है कि चुनाव के समय मतदान के जरिए वो इन्हें सबक सिखाए, जिसके लिए जनता तैयार बैठी, जल्दी से चुनाव हो। वो तो 9 महीने भी झेलने को तैयार नहीं। बंद कर दिया था इन्होंने, जो नोटबंदी की थी, तो आप समझिए उसकी मार से अब भी लोग नहीं उबर पाए। हमारा ग्रोथ रेट खत्म हो गया, समाप्त हो गया। हम इस समय आर्थिक रूप से बहुत बुरी हालत में है। जो व्यापारी है, किसान, कमजोर होने के कारण
उसके यहाँ खरीदने को पैसा नहीं, क्रय शक्ति खत्म हो गई है। तो ये तमाम है, आर्थिक रूप से ये सबको दिखाई नहीं रहा, सब भुगत रहे हैं। आज ना आदमी आलू रोटी खा सकता है और ना दाल रोटी। जो दाल प्रमुख रूप से लोग खाते हैं वो 100 रुपए से नीचे नहीं है। आलू कभी 30 रुपए हो जाता है, कभी 40, कभी 50, लेकिन 10 रुपए भी नहीं है आलू। तो सब्जी भी नहीं खा सकते हैं और दाल भी नहीं खा सकते। इस हालत पर पहुंचा दिया है इस सरकार ने। जनता इंतजार में है कब बटन दबाएं, इन्हें बाहर करना। मैम, अगर बात करें, कोरोना का काल सबने देखा, आप हों, मुख्यमंत्री हों, खुद तमाम बड़े वीआईपीज या आम जनता, सब कोरोना के संक्रमण से गुजरी है। आप उस पे भी कई सारे सवाल आए थे कि जब कोरोना को लेकर आपको यहाँ से देहरादून और देहरादून के बाद दिल्ली शिफ्ट किया गया, सीएम साहब को जब कोरोना हुआ उनको भी दिल्ली तक जाना पड़ा। एक सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी खड़ा हुआ कि कोरोना में हमने कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था दी है। मौजूदा समय में अगर बात करें, अब वो दौर आया है कि जब देश ने 2 वैक्सीन निर्माण की, प्रधानमंत्री एक बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ वैक्सीनेशन को अभियान बनाने में जुटे हैं, मगर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कई राजनीतिक दल, क्या लगता है राजनीति के कारण इस वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं? उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं, प्रथम चरण में कई सारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस वैक्सीन को लगाने को मना कर दिया है। क्या लगता नहीं राजनीति से इतर इस वैक्सीन के अभियान में सबको साथ आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल वैक्सीन लगाए। अगर वो पहले नहीं लगाते हैं तो लोगों का विश्वास और उनका भय खत्म नहीं होता है। प्रधानमंत्री ने तो कहा मैं लगवाऊंगा, सब लगवाए, सारा मंत्रिमंडल, सरकार, सत्तारूढ़ दल के एमएलए पहले लगवाए, उसके बाद सब लगा लेंगे वैक्सीन। अगर वो देखेंगे कि इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा तब लगवाएंगे। सुरक्षित है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक कर रहे हैं और वैक्सीन आई है। बधाई है जिन लोगों ने मेहनत करके ये वैक्सीन सही समय पर बनाई है। लेकिन लगाने में डर तब खत्म होगा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार इसको लगाए तो लोगों के मन का भय समाप्त होगा। छोटे आदमी के पास तो इलाज की भी सुविधा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी उसे नहीं है, वो महंगा इलाज करा नहीं सकता तो डरता है। जीवन के लिए सब डरते हैं, तो इसलिए ये कार्य करेंगे तो शायद इससे फर्क पड़ेगा। हाँ, एम्स के डायरेक्टर गुलेरी ने जरूर पहला वैक्सीन लगाया, उन्हें मैं बधाई देती हूँ। तो इस तरह हिम्मत करें, आए सब सरकार के लोग। हमारे त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल के सब मंत्री बैठे हैं एक साथ एक लाइन में और वैक्सीन लगाएं, सब लगाने लग जाएंगे। अभी तो स्वास्थ्य कर्मियों ने ही नहीं लगाई है वैक्सीन। मैम, आप ये नहीं देखते कि एक त्याग भी है? आप मतलब अगर कहा जाए कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, फिर फोर्स, फिर सीनियर सिटीजन, मगर अगर मौजूदा समय में जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, आप तकनीकी तौर पर, आप चूंकि बहुत पढ़ते भी हैं, आप पूरा रिसर्च करते हैं, मौजूदा समय में आप क्या कहेंगे कि चलिए ये बात तो है कि अगर सीएम साहब खुद वैक्सीनेशन कराते हैं, आप लोग भी करा लेंगे, मगर क्या आपने भी स्टडी की है बतौर एक वरिष्ठ नेता, बतौर नेता प्रतिपक्ष, आपको लगता है कि इन चीजों पर डिबेट के साथ एक अवेयरनेस की भी जरूरत है? देखिए, डिबेट की भी कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही वैक्सीनेशन नहीं होता है, सुरक्षित है। और ये भी सही है कि अगर कोरोना को रोका जा सकता, कुछ मनोवैज्ञानिक रोक भी हो जाएगी और चिकित्सीय रोक भी हो जाएगी, तो लगाना चाहिए। लेकिन ये उदाहरण होते हैं लोगों का भय समाप्त करने के लिए। उनका पहले इनको लगेगी, नंबर 2 पे इन्हें लगेगी, नंबर 3 पर इन्हें लगेगी। अरे पहले सरकार के सब मुखियाओं को लगेगी, फिर ब्यूरोक्रेट्स में चीफ सेक्रेटरी से लेके एसडीएम तक लगेगी। लगाओ ना, लोगों का भय दूर करो, क्योंकि कोई भी वैक्सीनेशन होते हैं उसके छोटे मोटे असर हो सकते हैं। जिनकी शारीरिक रूप से क्षमता कम है, हो सकता है उन्हें बुखार आ जाए हल्का, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, तो उनके मन में ये डर ना हो कि इस बुखार से हम मर सकते हैं। तो इसलिए ये उदाहरण पेश करना होगा और इसको सब जानते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने ऑफर किया कि मैं वैक्सीनेशन लगाऊंगा और अच्छी बात है, उन्हें बधाई है। लगवाएं अपनी सरकार के भी, सब बड़े बड़े मंत्रियों को बिठाकर, गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक सबका वैक्सीनेशन कराएं। तो आप हैं डॉक्टर इंदिरा हृदय जी, जिनसे हमने कई सारे मुद्दों पर बात की, संगठन पर बात की और इसके अलावा सरकार के कामकाज पर बात की। मगर सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा है कि अभी आवश्यकता है एक क्लीन मैसेज देने की, खासकर वैक्सीनेशन के अभियान में, और वो भी सीएम सेक्रेटरीट, सीएम सहयोगी कैबिनेट, और वो भी फिर इस फैसले का स्वागत करेंगी। अपने सहयोगी मुकेश सक्सेना के साथ गौरव गुप्ता, हल्द्वानी।